इस टर्म को पढ़ते हैं, कैटेलिस्ट और कैटेलिसिस दो चीज़ पढ़ेंगे। तो देखिए कैटेलिस्ट एक केमिकल सब्सटेंस है, जबकि कैटेलिसिस जो है वह एक प्रक्रिया है। कैटेलिस्ट के एक्शन की प्रक्रिया है कैटेलिसिस। तो कैटेलिस्ट टर्म वाज गिवन बाय बर्जिलियस इन 1835। 1835 ईस्वी में बर्जिलियस के द्वारा कैटेलिस्ट टर्म दिया गया था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय कैटेलिसिस। कैटेलिसिस से आप क्या समझते हैं? उत्प्रेरण इसको कहते हैं। कैटेलिस्ट को कहते हैं उत्प्रेरक, कैटेलिसिस को कहते हैं उत्प्रेरण। देखिए द प्रोसेस इन विच अ फॉरेन सब्सटेंस, जिसे कैटेलिस्ट कहते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसमें अ फॉरेन सब्सटेंस यानी एक बाहरी पदार्थ, जिसे कैटेलिस्ट कहते हैं, एक्सीलरेट्स यानी इंक्रीजेज। एक्सीलरेट्स मतलब क्या हो गया? इंक्रीज करना, बढ़ाना। किसको? द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के दर को, बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन दैट रिएक्शन, लेकिन उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उस रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। कौन? कैटेलिस्ट। इज कॉल्ड कैटेलिसिस। तो कैटेलिसिस क्या हो गया? एक प्रक्रिया हो गया जिसमें कैटेलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, बढ़ाता है, उसको कहते हैं हम लोग कैटेलिसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स। प्रोमोटर और पॉइजन, इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए कैटेलिस्ट के क्रियाशीलता को बढ़ाने वाला प्रोमोटर और कैटेलिस्ट के क्रियाशीलता को घटाने वाला पॉइजन। तो इसलिए प्रोमोटर क्या है? एक तो कैटेलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। अब और जल्दी बढ़ावे, इसके लिए प्रोमोटर का यूज करना पड़ता है। तो देखिए प्रोमोटर क्या है? द सब्सटेंस दैट इन्हांस, वह पदार्थ जो बढ़ाता है, किसको? द एक्टिविटी, क्रियाशीलता, किसका? ऑफ ए कैटेलिस्ट इज कॉल्ड प्रोमोटर। ठीक है ना? तो वह सब्सटेंस जो है इसके कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, उसको प्रोमोटर कहते हैं। और पॉइजन किसको कहते हैं? द सब्सटेंसेज दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ए कैटेलिस्ट, वे सब्सटेंस जो कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, उसको कहते हैं पॉइजन। एग्जाम्पल के लिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल इन हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हैबर विधि, अमोनिया बनाने के लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता है जिसे हम हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। देखिए लिखा ही हुआ है, अमोनिया के उत्पादन के लिए हैबर प्रोसेस में मॉलिब्डेनम, जिसको हम MO कहते हैं, एक्ट्स एज अ प्रमोटर फॉर आयरन कैटेलिस्ट। यानी कि आयरन क्या हो गया? Fe क्या हो गया? एक कैटेलिस्ट हो गया, जबकि मॉलिब्डेनम जो है वो क्या हो गया? तो मॉलिब्डेनम एक जो है यहाँ प्रोमोटर हो गया। तो N2+3H2, तो यह बनेगा Fe सॉलिड, और यहाँ पर यह जो है ना हो गया मॉलिब्डेनम। तो Fe क्या हो गया? कैटेलिस्ट हो गया, और मॉलिब्डेनम क्या हो गया? तो यहाँ पर प्रोमोटर हो गया, और ये 2NH3 प्रोडक्ट बन गया। तो यही है अमोनिया का फॉर्मेशन। इसमें आयरन कैटेलिस्ट और मॉलिब्डेनम जो है यहाँ पर प्रोमोटर का काम करेगा। अब कैटेलिसिस कितने टाइप का होता है? तो दो टाइप का होता है। पहला है होमोजीनियस कैटेलिसिस, दूसरा है हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस। अब हम जब कैटेलिसिस की बात की तो ये दो टाइप का हो गया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इसमें से अब देखते हैं कि पहला कि होमोजीनियस कैटेलिसिस किसको कहते हैं, यानी कि समांग उत्प्रेरण किसको कहते हैं। तो देखिए कि द कैटेलिसिस, वह उत्प्रेरण इन विच, जिसमें रिएक्टेंट्स एंड कैटेलिस्ट आर इन द सेम फेज, यानी कि रिएक्टेंट, अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही अवस्था में हो। यानी कि रिएक्टेंट क्या होता है? ये होता है जो एरो साइन तीर चिन्ह के लेफ्ट साइड में होता है, उसको रिएक्टेंट कहते हैं। और ये जो है तीर चिन्ह के ऊपर जो है NO, वही है कैटेलिस्ट। तो यहाँ पर देखिए कि जो रिएक्टेंट है और जो कैटेलिस्ट है, अगर दोनों सेम फेज में होता है, अगर गैस है तो दोनों गैसियस फेज में होगा, तो वह क्या होगा? होमोजीनियस कैटेलिसिस। इसी तरह से इसका सेकंड एग्जांपल में देखिए, L है ब्रैकेट में लिखा हुआ, तो इसको कहते हैं कि लिक्विड फेज में है। और यहाँ पर देख सकते हैं HCl, यह भी L है लिखा हुआ, ठीक है ना, यानी कि लिक्विड फेज में है। तो रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट दोनों सेम फेज में है, इसलिए इसको कहते हैं होमोजीनियस कैटेलिसिस। अब नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस। क्या है हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस? देखिए द कैटेलिसिस इन विच रिएक्टेंट्स एंड कैटेलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज। जब दोनों सेम फेज में रहे, रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट सेम फेज में रहे तो होमोजीनियस कैटेलिसिस। अगर डिफरेंट फेज में रहे तो उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस। सेम फेज में होमोजीनियस और डिफरेंट फेज में विभिन्न अवस्थाओं में उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस। अब जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है? 2SO2, यह देखिए गैसियस फेज में है। और प्लैटिनम, यहाँ पर देखिए एरोसन के ऊपर PTS लिखा हुआ है, S का मतलब क्या हो गया? सॉलिड। तो प्लेटिनम हो गया सॉलिड फेज में, जबकि SO2 क्या है? गैसियस फेज में है। तो इसलिए ये डिफरेंट फेज हो गया, एक सॉलिड है दूसरा गैसियस, तो ये अलग अलग फेज में हो गया। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग कि यह हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस है। इसका सेकंड एग्जाम्पल देखें, N2+3H2। इसके बाद से कैटेलिस्ट है यहाँ पर क्या? Fe सॉलिड, तो बनता है अमोनिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम देखते हैं इसका सेकंड एग्जाम्पल, तो इसमें क्या है? ये जो रिएक्टेंट है N2 और 3H2, ये क्या है? गैसियस फेज में है, जबकि आयरन क्या है? सॉलिड फेज में है, तो डिफरेंट फेज में हुआ, इसलिए यह हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट है टॉपिक, वो क्या है कि डिस्कस द एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस।
तो डिस्कस द एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। इसका मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहली बात, कैटालिसिस है क्या? तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। कैसे? तो अपना सरफेस प्रोवाइड करके, और सरफेस पर अगर कोई फेनोमेनन होता है तो उसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। इसलिए हम एडजॉर्प्शन थ्योरी को देखने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट नंबर हम देखते हैं, क्योंकि इसको हम 4 चरणों में 4 स्टेप्स में देखते हैं। पहला स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो यह जाल जैसा दिख रहा है यह कैटलिस्ट है, और यहाँ पर यह रिएक्टेंट है A+B, यानी A अलग है B अलग है, इसलिए A+B यानी कि 2 रिएक्टेंट है। अब इसके सरफेस पर यह जाएगा। तो पहले अभी क्या हुआ, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी A और B जो है रिएक्टेंट्स हमारे पास, उसका डिफ्यूजन यानी उसका फैलना कहाँ, कैटलिस्ट के सरफेस पर। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप की हम बात करें, इसमें देखिए पहले तो क्या हो गया, फैला उस पर। अब दूसरा स्टेप में क्या होगा, तो उसके साथ अटैच होगा, जिसको कहते हैं एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन का मतलब सरफेस पर जाकर के अटैच हो जाना। तो देखिए A और B यहाँ पर क्या हो गया है, ये जो जाल वाला जो ये कैटलिस्ट है उसके साथ अटैच हो गया है, यानी O से A और O से B, इस तरह से। अब थर्ड स्टेप में क्या देखते हैं, तो पहले तो क्या हो गया, पहला स्टेप में उस पर जो है ना डिफ्यूज किया यानी कि फैला। सेकंड में क्या हो गया, तो एडजॉर्प्शन हो गया। अब थर्ड में क्या होता है, अब A और B के बीच में यहाँ पर रिएक्शन हुआ। अभी तक देखिए इस स्टेप में, थर्ड स्टेप में A और B के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, वो डायरेक्ट A अलग जो है ना कैटलिस्ट से, और B जो है कैटलिस्ट से अलग रूप से जो है ना वो अटैच्ड हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कैटलिस्ट से तो अटैच्ड है ही, साथ ही साथ A और B के बीच में भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो गया। यही चीज़ लिखा हुआ है, अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के द्वारा जो है A और B के बीच में बॉन्ड का, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब क्या है, फोर्थ जब फॉर्मेशन हो गया A और B, जब यहाँ पर जो उसके बीच में बॉन्ड बन गया, तब कैटलिस्ट से कैसे उसको सेपरेट करते हैं, इस प्रोसेस का नाम है डिजॉर्प्शन, यानी कि रिमूवल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सरफेस से अगर सब्सटेंस को हम रिमूव करते हैं उसको कहते हैं डिजॉर्प्शन। तो देखिए डिजॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। तो देखिए कैटलिस्ट अलग हो गया है, और यहाँ पर A-B नहीं है, A बॉन्ड B है, यह प्रोडक्ट बन गया। इसी प्रोडक्ट को कैटलिस्ट के सरफेस से हम क्या किए, सेपरेट कर लिए, तो इसका नाम है डिजॉर्प्शन। कैटालिसिस, सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस किसको कहते थे? जब कैटालिसिस की हम बात करते हैं तो कैटालिसिस एक प्रक्रिया है, यानी कि एक रिएक्शन कह सकते हैं। तो इसमें सेल्फ सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा है कि जिन्हें कैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वह कैटलिस्ट के सरफेस पर जा करके उसके साथ जो है वहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अब रही बात रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो जाता है कैटलिस्ट के ऊपर, कैटलिस्ट के सरफेस पर, तो वहाँ पर जो है वो कैसे फिट बैठता है, कैसे अटैच होता है, क्या उसका खांच है, किस तरह से वो उसके साथ एडजस्ट होता है, इसलिए यहाँ पर शेप का होना भी ज़रूरी है। तो इसलिए शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। तो देखिए द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन दी पोर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, वो है खांच संरचना, खांच कैसा है उसका, संरचना कैसा है, ऑफ द कैटलिस्ट, किसका, कैटलिस्ट का, एंड द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। कैटलिस्ट का जो है पोर स्ट्रक्चर क्या है, और इसके बाद से रिएक्टेंट और जो है ना प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का जो है ना साइज क्या है उस पर, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कहाँ पर जाता है रिएक्शन के लिए, तो वो जाता है इसके कैटलिस्ट के जो है सरफेस पर। तो कैटलिस्ट के सरफेस पर जाकर के वो रिएक्शन करता है। तो वहाँ पर जब कैटलिस्ट के सरफेस पर जब रिएक्शन करते हैं तो उसके लिए भी वहाँ पर जो है उसका जो है ना स्ट्रक्चर जो है ना मायने रखता है। तो इसलिए कहा गया कि द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट, वह कैटालिटिक रिएक्शन जो कैटलिस्ट के जो है ना पोर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, और किस पर, एंड द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के साइज पर निर्भर करता है, इज कॉल्ड सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस। उसको कहते हैं सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस। एग्जाम्पल के तौर पर जियोलाइट्स आर गुड सेल्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, जियोलाइट्स। अब जियोलाइट क्या है, इस चीज़ को देखते हैं। तो यह है द माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स। माइक्रोपोरस मतलब बहुत छोटा उसमें छिद्र हो, माइक्रोपोरस, जैसे मिट्टी का अर्थन पॉट जो है, मिट्टी का घड़ा है, उसमें भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको कहते हैं माइक्रोपोरस। तो देखिए यह माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट विद 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट्स, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या 3 डायमेंशनल त्रिविमीय आकृति हम कहते हैं। सिलिकेट का त्रिविमीय आकृति, जिसमें क्या है, माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट है, जिसमें क्या है, सिलिकेट का 3 डायमेंशनल नेटवर्क है, इन विच, जिसमें सम सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड, जिसमें कुछ सिलिकॉन एटम को जो है रिप्लेस किया गया है, किसके द्वारा, बाय एल्यूमिनियम एटम के द्वारा, गिविंग ALOSI फ्रेमवर्क,
ठीक है ना, क्योंकि कुछ सिलिकॉन एटम को हटाएगा एल्युमिनियम तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर होना चाहिए SiO तो वहाँ पर एगो Si को हटा दिया तो यह क्या हो गया Al, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन, यानी कि Al बॉन्ड O बॉन्ड Si फ्रेमवर्क, इसको कहते हैं जियोलाइट्स। इसको क्या कहते हैं, जियोलाइट्स। तो जियोलाइट्स क्या है, एक जो है यह माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट है। अब है एंजाइम, किसको कहते हैं। एंजाइम वर्ड हम लोग खूब सुनते हैं, ठीक है ना, इसका क्या काम है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है ना, तो ये भी जो है हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर है सबसे पहले कि एंजाइम है क्या। तो एंजाइम जो है द कम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, यह जो है यह कम्प्लेक्स कंपाउंड है, किसका, तो नाइट्रोजन का। तो इसलिए लिखा गया कि द कम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो जीवित प्लांट और जीवित एनिमल्स के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, आर कॉल्ड एज एंजाइम्स, उसको एंजाइम कहते हैं। अब है नेक्स्ट कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोकेमिकल कैटलिस्ट। बायोकेमिकल कैटलिस्ट किसको कहते हैं, जैव उत्प्रेरक, जैव रसायन उत्प्रेरक किसको कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि द एंजाइम्स, यानी कि एंजाइम ही बायोकेमिकल कैटलिस्ट होता है। इससे ये पता चला। देखिए कि द एंजाइम्स व्हिच एक्ट एज कैटलिस्ट, वे एंजाइम जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स यानी कि जंतु और पादप के शरीर में जो एंजाइम कैटलिस्ट की तरह काम करता है। क्यों, टू मेंटेन द लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम को मेंटेन रखने के लिए, उसको अनुरक्षण करने के लिए। आर कॉल्ड बायोकेमिकल कैटलिस्ट, इस तरह के एंजाइम क्या कहलाते हैं, बायोकेमिकल कैटलिस्ट कहलाते हैं। दिस फेनोमेनन इज नोन एज बायोकेमिकल कैटलिसिस, इस फेनोमेनन का नाम है बायोकेमिकल कैटलिसिस। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, देखिए इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का मतलब क्या, चीनी। यहाँ पर देखिए C12H22O11 एक्वस फॉर्म है और वाटर के प्रेजेंस में इस पर इन्वर्टेज नाम का एंजाइम डाल दिया जाता है, यानी हम कहें पानी में डाल दें चीनी को और उसमें जो है इन्वर्टेज डाल दें तो हमारे पास देखिए क्या सब्जी बन के आता है C6H12O6 और फिर से C6H12O6। एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रुक्टोज है, यानी कि केन शुगर के टूटने से उसके इन्वर्जन से जो है ना हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। अब देखिए कि कुछ एंजाइम उसका सोर्स और वो एंजाइम कोई किस किस रिएक्शन में जाता है, किस एंजाइमेटिक रिएक्शन में जाता है, किसको तोड़ने के काम आता है, इस चीज़ की हम बात करते हैं। तो पहला एंजाइम है इन्वर्टेज, जिसका सोर्स है ईस्ट और ये क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। सुक्रोज अभी जो बताए थे केन शुगर, तो वही सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। नेक्स्ट है जाइमेज, इसका भी सोर्स है ईस्ट। ये कहाँ से प्राप्त होता है जाइमेज नाम का एंजाइम, तो ये प्राप्त होता है ईस्ट से। यह ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और CO2 में तोड़ता है। इसके बाद है डाइस्टेज, यह माल्ट से प्राप्त होता है, गेहूं में मक्का में ये पाया जाता है माल्ट, यह माल्ट से प्राप्त होता है डाइस्टेज, और यह स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज में। इसके बाद से है माल्टेज, यह ईस्ट से प्राप्त होता है माल्टेज नाम का एंजाइम और यह माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। नेक्स्ट है यूरिएज एंजाइम जो है वो सोयाबीन से प्राप्त होता है और यह यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। इसके बाद है पेप्सिन, यह एक एंजाइम है जो स्टोमक है, इसका स्टोमक का मतलब यानी हमारा आमाशय, हमारा पेट जो है इसका जो है ना सोर्स है और यह प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है। तो इस तरह से हमने देखा एंजाइम, उसके सोर्स और किस रिएक्शन, कैसा एंजाइमेटिक रिएक्शन को यह परफॉर्म करता है उसके बारे में। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि कुछ प्रोसेस और कुछ कैटलिस्ट का नाम। देखिए जैसे पहला प्रोसेस है हैबर्स प्रोसेस, जो किसके लिए, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया के उत्पादन के लिए। रिएक्शन है N2+3H2 तो 2NH3 बन रहा है। इसमें कैटलिस्ट क्या है, तो फाइनली डिवाइडेड आयरन, ये कैटलिस्ट है। इसके बाद से इसमें क्या है, कॉमा देकर के देखिए क्या लिखा हुआ है, MO यानी मॉलिब्डेनम एज प्रोमोटर, इसका चर्चा हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। कंडीशन इसके लिए क्या होना चाहिए, प्रेशर 200 बार होना चाहिए, 200 बार प्रेशर और 723 से 773 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। किसके लिए, हैबर्स प्रोसेस के लिए। तो ये हैबर प्रोसेस का हम कह सकते हैं यहाँ पर, यह जो है आपको शॉर्ट में जो है ना उसका डिस्कशन हो गया। हैबर प्रोसेस किसके लिए, तो अमोनिया के मैन्युफैक्चर के लिए, उसके उत्पादन के लिए। रिएक्शन क्या है, N2+3H2 2NH3 बनता है और इसमें कैटलिस्ट का काम कौन करता है, तो फाइनली डिवाइडेड यानी आयरन। इसका मतलब क्या हो गया कि यह आयरन का चूर्ण, लोहा का चूर्ण जो है कैटलिस्ट की तरह काम करता है और मॉलिब्डेनम प्रोमोटर की तरह काम करता है। इसके लिए कंडीशन क्या है, प्रेशर कितना होना चाहिए, 200 बार और टेम्परेचर होना चाहिए 723 से 773 केल्विन। सेकेंड है ओसवाल्ड प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के उत्पादन के लिए ओसवाल्ड प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए रिएक्शन देखिए, पहले क्या है, एक स्टेप में नहीं है यह रिएक्शन। तो देखिए क्या है, 4NH3 + 5O2, तो यह 4NO
और 6H2O। ये जो NO बना है फर्स्ट रिएक्शन में, फर्स्ट स्टेप में, वह NO देखिए फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 बना है सेकेंड स्टेप में। और फिर यह NO2 H2O के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके HNO3 बना है, जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। और इसके लिए जो है कैटलिस्ट का काम कौन करता है? प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस इसको कहते हैं, ठीक है ना। एस्बेस्टस जो यह जो सीमेंट का बना हुआ एस्बेस्टस जो है ना होता है, जो लोग अपने घर को ऊपर से छप्पर पर रखने के लिए यूज करते थे। अब तो जो है ना प्लास्टिक का भी आ गया है, फाइबर का आ गया है, इसके बाद से चदरा का आ गया है, टीन का आ गया है, तो ये सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पर वो जो सीमेंट वाला होता है वो उसमें भी प्लेटिनम का उसमें जो है ना क्या होना चाहिए? डॉपिंग होना चाहिए। तो इसको कहते हैं प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस। इसका टेम्परेचर जो होना चाहिए इस केस में वो 573 केल्विन होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस। किसके लिए? तो फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन के लिए हमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में पहला क्या होता है? SO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो SO3 बना। यह SO3 जो है ना हल्की मात्रा H2SO4 के साथ जो बाहर से डाला जाता है तो H2H2O7 ओलियम का निर्माण होता है। ओलियम का जो है ना हाइड्रोलिसिस होता है, कहने का मतलब पानी मिला दिया जाए तो हमें H2SO4 प्योर प्राप्त हो जाता है। इसके लिए जो है ना हमें जो कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है वो क्या? प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस या फिर V2O5 जिसको वैनेडियम पेंटॉक्साइड कहते हैं। टेम्परेचर रेंज जो इसका होना चाहिए वो कितना? 673 से 723 केल्विन। अब जब इतना सारा प्रोसेस हम देख रहे हैं तो अब इसमें जो है कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको हमको रिएक्शन के दौरान हमें हटाना पड़ता है। कभी वाटर से वॉश करना पड़ता है, किसी चीज़ को रिमूव करना पड़ता है। तो क्यों करना पड़ता है हम क्वेश्चन वाइज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिमूव कार्बन मोनोऑक्साइड CO व्हेन अमोनिया इज ऑब्टेन्ड बाय हैबर्स प्रोसेस। इतना तो पता चल गया हैबर्स प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। उस प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करना, हटाना क्यों जरूरी हो जाता है? तो देखिए इसका आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड एडवर्सली अफेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ आयरन कैटलिस्ट। क्योंकि हैबर प्रोसेस में आयरन कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, उसको वो क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो पॉजिटिव रूप में नहीं, निगेटिव रूप में, एडवर्सली प्रतिकूल रूप से, ठीक है ना, यानी उसकी एक्टिविटी को और घटा देता है, यानी पॉइजन की तरह काम करने लगता है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी, इसलिए ज़रूरी हो जाता है टू रिमूव CO को हटाना व्हेन अमोनिया इज ऑब्टेन्ड बाय हैबर्स प्रोसेस। जब अमोनिया को हैबर्स प्रोसेस से बनाया जाता है तो उसमें बना हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड को वहाँ से हटाना जरूरी हो जाता है। नहीं तो वो क्या करता है? तो आयरन जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है उसको यह क्या करता है? उसकी एक्टिविटी को घटा देता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर पॉइजन की तरह काम करने लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज द एस्टर हाइड्रोलिसिस स्लो इन द बिगिनिंग। शुरुआत में एस्टर का हाइड्रोलिसिस जैसे CH3COOCH3 जो है, ये इथाइल एस्टर इसको कहते हैं, इथाइल एसीटेट कहते हैं। और इसका हाइड्रोलिसिस यानी वाटर के प्रेजेंस में इसका टूटना, इसी को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। यह शुरुआत में स्लो होता है एंड बिकम्स फास्टर आफ्टर सम टाइम। कुछ देर के बाद से यह फास्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? तो देखिए सबसे पहली बात क्या, जब एस्टर को हम पानी में जो डालते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तब बनता है अल्कोहल और एसिड। तो फर्स्ट स्टेप में यह क्या हुआ? अल्कोहल और एसिड बना। इस टाइम तक कोई कैटलिस्ट नहीं था। अब जो इसमें जो अल्कोहल और एसिड बना, इसमें बना हुआ जो एसिड है वह नेक्स्ट स्टेप के लिए वो क्या क्या करता है? कैटलिस्ट का काम करता है। और इसी के चलते जहाँ पर कैटलिस्ट होगा वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो इसी के चलते जो है ना शुरुआत में यह स्लो होता है एस्टर का हाइड्रोलिसिस, अब बाद में जो है वह चूँकि यहाँ पर जो एसिड जो बना है, एसिड कैटलिस्ट के चलते इसका रिएक्शन का रेट जो है फास्ट हो जाता है। यही चीज़ देखिए लिखा हुआ है, एस्टर हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेज एसिड एंड अल्कोहल इन बिगिनिंग। एस्टर का जो हाइड्रोलिसिस है, इसका जो जल अपघटन है, एस्टर का जल अपघटन है, वह क्या उत्पन्न करता है? एसिड और अल्कोहल इन बिगिनिंग, शुरुआत में। देयरफॉर दिस प्रोसेस इज स्लो, इसलिए यह प्रोसेस स्लो है क्योंकि अभी तक इसमें कैटलिस्ट नहीं है। अब जो ये एसिड बना है, दिस प्रोड्यूस्ड एसिड, यह बना हुआ एसिड एक्ट्स एज कैटलिस्ट, यह कैटलिस्ट की तरह काम करता है। फर्दर, यह आगे कैटलिस्ट की तरह, फर्दर मतलब आगे कैटलिस्ट की तरह काम करता है। एंड फास्टन द रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है। रिजल्टली परिणाम था दिस प्रोसेस बिकम्स फास्टर सम टाइम, और परिणाम ये होता है कि कुछ समय के बाद से यह रिएक्शन फास्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन कि व्हाई इज इट एसेंशियल टू वॉश द प्रेसिपिटेट विद वाटर बिफोर एस्टिमेटिंग इट क्वान्टिटेटिवली। जब मात्रात्मक रूप से हम इसको एस्टिमेट करते हैं तो प्रेसिपिटेट को, अवक्षेप को पानी से साफ करना क्यों जरूरी हो जाता है? तो एक चीज़ जरा सा ध्यान दीजिएगा, अवक्षेप किसको कहते हैं? यह प्रेसिपिटेट है क्या? तो किसी सॉल्यूशन से सॉलिड के रूप में नीचे बैठ जाए, ये सरफेस पर जा करके बैठ जाने वाला जो सब्सटेंस होता है उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। हो सकता है कि उसमें आयंस हो,
आयंस अगर वहाँ पर रहेगा तो उसके साथ वो रिएक्ट कर लेता है सरफेस पर, किसके साथ, प्रेसिपिटेट के साथ है। अगर ऐसा कर लेगा तो आयंस का मास भी, आयंस की क्वांटिटी भी क्या करेगा ना, तो उसको बढ़ा देगा, जिसके चलते उस प्रेसिपिटेट का जो हमें जो है ना एक्यूरेट चाहिए क्वांटिटी, वो हमें नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम उसको एस्टिमेट सही से नहीं कर पाते हैं। क्यों, किसके वजह से, आयंस के प्रेजेंट होने की वजह से, आयंस का उसके साथ केमिकल बॉन्ड बनाने की वजह से। लेकिन चूंकि आयंस जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए अगर पानी से धो देते हैं तो वो आयंस जो है वाटर के साथ जो है ना धुआ जाता है और वहाँ से हट जाता है, और प्रेसिपिटेट जो है आपका प्योर फॉर्म में रह जाता है, जिसके क्वांटिटी को एस्टिमेट करना जो है ना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो यही चीज़ देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन था कि व्हाई इज इट एसेंशियल टू वॉश द प्रेसिपिटेट विद वाटर बिफोर एस्टिमेटिंग इट क्वांटिटेटिवली, कि इसको क्वांटिटेटिवली मात्रात्मक रूप से एस्टिमेट करने से पहले वाटर के साथ इस प्रेसिपिटेट को, अवक्षेप को क्यों धोया जाता है, धोना क्यों जरूरी है। तो आंसर देखिए इसका, व्हेन अ सब्सटेंस गेट्स प्रेसिपिटेटेड, ठीक है ना, जब कोई सब्सटेंस जो है ना वो प्रेसिपिटेट होता है, अवक्षेपित होता है, देन तब सम आयंस, कुछ आयंस दैट कंबाइंड टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट, जो प्रेसिपिटेट बनाने में जो आयन जो है कंबाइन हुआ है, वो गेट एब्जॉर्ब्ड, वह अधिशोषित हो जाता है, जमा हो जाता है सरफेस पर। कहाँ, तो ऑन दी सरफेस ऑफ द प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट के सरफेस पर वो जमा हो जाता है। कौन, आयंस, ठीक है ना। देयरफॉर इट इज एसेंशियल, इसलिए यह जरूरी है, टू वॉश, ठीक है ना, धोना, इस चीज़ को, प्रेसिपिटेट को, विद वाटर, पानी के साथ, टू रिमूव दिज एब्जॉर्ब्ड आयंस और अदर सच इम्प्योरिटीज, इस आयंस को, चाहे इस प्रकार के जो दूसरी अशुद्धियाँ हैं जो है ना, कुछ दूसरे जो इम्प्योरिटीज हैं, उसको रिमूव करना जो है जरूरी हो जाता है, क्योंकि आयंस जो है वाटर सॉल्युबल है, इसलिए वाटर से ही धोया जाता है इसको। अब देखिए कोलोइड्स किसे कहते हैं, कोलोइड्स या कोलाइडी विलियन किसको कहते हैं। तो कोलोइड्स क्या है, तो कोलोइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कोलोइड्स जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यह विषमांगी मिश्रण है, इन विच, जिसमें वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड, जिसमें एक सब्सटेंस घुला हुआ रहता है, एज वेरी फाइन पार्टिकल्स, सूक्ष्म कणों के रूप में, इन द डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम में। यानी कि डिस्पर्सन मीडियम क्या हो गया, विलायक का काम करेगा, डिस्पर्स्ड फेज जो होता है वह किसका काम करता है, तो वह विलेय का काम करता है, एक घुलने वाला और दूसरा घुलाने वाला। हेट्रोजीनियस, कोलोइड्स क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें एक सब्सटेंस जो घुला हुआ रहता है, वेरी फाइन पार्टिकल्स, सूक्ष्म कणों के रूप में, इन द डिस्पर्सन मीडियम में घुला हुआ रहता है। तो इसलिए अब दो टर्म यहाँ से आया, एक है डिस्पर्स्ड फेज। तो देखिए द कंपोनेंट ऑफ कोलोइड, क्योंकि कोलोइड में दो चीज़ें हुई, एक डिस्पर्स्ड होने वाला जिसको हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, घुलने वाला, एक है घुलाने वाला जिसको डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। तो कोलोइड का दो कंपोनेंट हो गया, क्या क्या, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। जैसे सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो जो सोल्यूट होता है, जो विलेय होता है, वो डिस्पर्स्ड फेज की तरह काम करता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो डिस्पर्सन मीडियम की तरह काम करता है। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या है, द कंपोनेंट ऑफ कोलोइड्स, कोलोइड्स का वह कंपोनेंट, वह अवयव व्हिच रिमेन्स इन लेस अमाउंट, क्योंकि जो घुलने वाला होता है उसकी मात्रा कम होती है, घुलाने वाला की मात्रा अधिक होती है। तो वही चीज़ कि द कंपोनेंट ऑफ कोलोइड्स, कोलोइड का अवयव व्हिच रिमेन्स इन लेस अमाउंट, जो कम मात्रा में रहता है, लाइक सोल्यूट इन सॉल्यूशन, जैसा कि सॉल्यूशन में सोल्यूट होता है, विलयन में विलेय होता है, इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज, उसको डिस्पर्स्ड फेज के नाम से जानते हैं। अब है डिस्पर्सन मीडियम, जिसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं हिंदी में, और डिस्पर्स्ड फेज को परिक्षेपित परावस्था कहते हैं। तो डिस्पर्सन मीडियम क्या है, तो यह भी कोलोइड का यह क्या है, कंपोनेंट है। तो इसलिए देखिए द कंपोनेंट ऑफ कोलोइड्स व्हिच रिमेन्स इन मोर अमाउंट, जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, लाइक सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जैसे सॉल्वेंट होता है उसी की तरह जो है यह इसमें होता है, कोलोइड में डिस्पर्सन मीडियम होता है, तो इसको डिस्पर्सन मीडियम के नाम से जानते हैं। अब इसके आधार पर ही अब जो है ना कुछ हम क्लासिफिकेशन करते हैं कोलोइड का, ठीक है। तो देखिए अब अलग अलग जो है आधार, जिसमें एक आधार यह भी होगा। तब पता है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट में क्या, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम का फिजिकल स्टेट के आधार पर, उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसकी अवस्था के आधार पर। दूसरा है नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच इंटरेक्शन यानी कि आकर्षण या विकर्षण के आधार पर। तीसरा है टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, जो डिस्पर्स्ड फेज है, जो घुलने वाला पदार्थ है, उसके कणों के प्रकार के आधार पर क्लासिफिकेशन कोलोइड्स का। तो चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। तो पहला क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के भौतिक अवस्था के आधार पर। अब देखिए यहाँ है डिस्पर्स्ड फेज, ये है डिस्पर्सन मीडियम, ये है टाइप्स ऑफ कोलोइड और ये एग्जाम्पल। यानी कि डिस्पर्स्ड फेज क्या रहे, सॉलिड रहे, लिक्विड रहे, गैस रहे, डिस्पर्सन मीडियम क्या रहे, सॉलिड रहे, लिक्विड रहे, गैस रहे, तो किस टाइप का कोलोइड बनेगा उसको कहते हैं टाइप्स ऑफ कोलोइड। अभी फिर इसका एग्जाम्पल क्या क्या, तो देखिए डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो, डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड हो,
ठीक है। तो ये सॉलिड सॉल बनता है, इस कोलोइड का नाम होगा सॉलिड सॉल। एग्जाम्पल है इसका कि सम कलर्ड ग्लासेज एंड जेम स्टोन, जिन्हें कुछ जो रंगीन पत्थर होता है, जैसे एक्वेरियम में रखते रंगीन पत्थर, चाहे शीशा का जो कलर होता है डिफरेंट कलर के, जो है शीशा आता है जो हम लोग खिड़कियों में यूज करते हैं, बालकनी में यूज करते हैं, तो वो सब है कि सम कलर्ड ग्लासेज एंड जेम स्टोन। इसके बाद है कि सॉलिड यदि लिक्विड में घुला रहे तो यह बनता है सॉल, जैसे पेंट्स, सेल फ्लूइड, कोशिका द्रव्य जो होता है, सेल के जो कोशिका के जो द्रव्य होते हैं, ठीक है, द्रव होते हैं, वही सेल फ्लूइड और पेंट। इसके बाद सॉलिड यदि गैस में घुला हुआ रहे तो उसको एरोसॉल नाम देते हैं इस कोलोइड का, जैसे स्मोक, धुआं, डस्ट, ठीक है ना, धूल कण। ये क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गैस रहता है, उसमें सॉलिड जो है धूल कण जो है ना रहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, एरोसॉल कहते हैं। लिक्विड यदि सॉलिड में घुला हुआ रहे तो इस तरह से बना हुआ जो कोलोइड होगा उसको हम जेल के नाम से जानते हैं, जैसे चीज़, बटर, जेलीज। इसके बाद लिक्विड यदि लिक्विड में घुला हुआ रहे तो इसको इमल्सन कहते हैं, पायस, जैसे मिल्क, हेयर क्रीम, ये सब हो गया इसका एग्जाम्पल। इसके बाद लिक्विड यदि गैस में घुला रहे तो इसको फिर से एरोसॉल कहते हैं। एरोसॉल कब कब कहेंगे, तो देखिए, तो एरोसॉल एक जो है ना यहाँ पर है और एक है यहाँ पर, यानी कि जिसका डिस्पर्सन मीडियम गैस है, भले ही डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड रहे या लिक्विड रहे, इसको कहते हैं एरोसॉल। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि फॉग, मिस्ट, क्लाउड मतलब बादल, कोहरा, ठीक है ना, ये सब जो है क्या है, तो एरोसॉल के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद गैस यदि सॉलिड में घुला हुआ रहे तो उसको कहते हैं सॉलिड सॉल। देखिए, एक सॉलिड सॉल सबसे ऊपर भी था, यानी कि सॉलिड सॉल किसको कहेंगे, डिस्पर्सन मीडियम यदि सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम यदि सॉलिड है लेकिन डिस्पर्स्ड फेज गैस या सॉलिड कुछ भी हो तो इसको कहते हैं सॉलिड सॉल। अब गैस यदि लिक्विड में घुला हुआ रहे तो यह बनता है फोम, जैसे फ्रॉथ, फेन। फेन का बनना यह क्या है, तो यह फोम है। किस टाइप का कोलोइड है, यह फोम है। यह किसके बेसिस पर था, तो फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सन मीडियम के भौतिक अवस्था के आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर यह जो है ना क्लासिफिकेशन था। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के नेचर के आधार पर, उसके स्वभाव के आधार पर, तो ये दो टाइप का होता है, पहला लायोफिलिक, दूसरा होता है लायोफोबिक। लायोफिलिक जिसको कहते हैं लायो प्लस फिलिक, देख सकते हैं लायो प्लस फिलिक, लायो का मतलब लिक्विड, फिलिक का मतलब लविंग, लिक्विड लविंग। और दूसरा है लायोफोबिक, जिसको हम लिखते हैं यहाँ पर लायोफोबिक को लायो प्लस फोबिक, लायो मतलब लिक्विड और फोबिक का मतलब हेटिंग। हेटिंग मतलब क्या, दूर जाना। इसलिए इंट्रैक्शन में दो चीज़ें होती है, अट्रैक्शन और रिपल्सन, दो चीज़ें होती है। तो फिलिक का मतलब अट्रैक्टिव और फोबिक का मतलब क्या होता है, रिपल्सिव। ठीक है, तो दो तरह के हमारे पास जो है यहाँ पर जो है कोलोइड्स आ गए, पहला लायोफिलिक कोलोइड और दूसरा लायोफोबिक कोलोइड्स। लायोफिलिक का मतलब क्या है, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के संपर्क में जाकर के वहाँ पर क्या करता है, एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करता है। ठीक है ना, जैसे कोई चीज़ पानी में घुल जाता है, ठीक है ना, पानी से कांटेक्ट रखना चाहते हैं, पानी भी तो लिक्विड है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर लिक्विड तो कुछ भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। तो लिक्विड यदि वाटर हो तो उस टाइम यह लायोफिलिक क्या कहलाता है, हाइड्रोफिलिक कहलाता है। लिक्विड के जगह पर वह लिक्विड जो है ना, अगर पानी हो, अगर फोबिक हो, ठीक है ना, उस पानी से दूर बनाते तो उसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। जैसे आप देखते हैं रेबीज के केस में, जैसे कुत्ता चाहे अन्य जो है ना कोई जानवर काटता है जिसके वजह से वह वाटर से दूर भागने लगता है वो पेशेंट, तो उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर भागना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लायोफोबिक है, मतलब लिक्विड हेटिंग, लिक्विड से दूर भागना, लिक्विड रिपल्सिव। तो देखते हैं कि किसको हम लायोफिलिक कोलोइड्स कहते हैं, किसको लायोफोबिक कोलोइड्स कहते हैं। तो पहले देखिए लायोफिलिक कोलोइड्स। देखिए द कोलोइड सॉल, कोलोइडल सॉल, वह कोलाइडी सॉल which are directly formed by mixing substances like gum, gelatin, starch, rubber, etc. ठीक है ना, तो देखिए वह कोलोइडल सॉल which are directly formed, जो डायरेक्टली बनता है, कैसे, बाय मिक्सिंग, मिक्स करके, किसको, तो सब्सटेंसेज, पदार्थों को मिक्स करके। कौन सा पदार्थ, तो लाइक गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर, ठीक है ना, etc. किसके साथ, तो विद अ सुइटेबल लिक्विड, यानी कि स्टार्च, रबर, जिलेटिन, गम का किसके साथ, सुइटेबल लिक्विड, जिसको हम डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, ठीक है ना, उस डिस्पर्सन मीडियम यानी सुइटेबल लिक्विड के साथ कुछ सब्सटेंस को मिक्स करके डायरेक्ट जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग कहते हैं लायोफिलिक कोलोइड्स। अब है लायोफोबिक कोलोइड्स। तो देखिए द सॉल्ट्स which are not formed when substances like metals, their sulfides, etc. mix with the dispersion medium, यानी कि वे सॉल्ट जो नहीं बनते हैं, कब, जब सब्सटेंस जैसे कि मेटल, चाहे मेटल के सल्फाइड जो है किसी डिस्पर्सन मीडियम के साथ अगर मिक्स होता है तब सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसको कहते हैं लायोफोबिक कोलोइड्स। ठीक है ना, यानी कि वहाँ पर जो है डायरेक्टली नहीं बनता है, आर नॉट फॉर्म्ड, ठीक है ना,
जैसे मेटल और उसके सल्फाइड जब डिस्पर्सन मीडियम में आते हैं तब सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उस टाइम जो मिक्सचर रह जाता है उसका नाम सीधे लायोफोबिक कोलॉइड्स होता है। अब राइट द डिफरेंसेज बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कि राइट द डिफरेंसेज बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड्स में क्या अंतर है, तो इस चीज़ को देख लेते हैं। ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। देखिए लायोफिलिक कोलॉइड्स एक तरफ, दूसरी तरफ लायोफोबिक कोलॉइड्स। फर्स्ट में देखिए दिज आर मोर स्टेबल, लायोफिलिक जो होता है मोर स्टेबल, जबकि लायोफोबिक जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, कम अस्थायी होता है। सेकंड पॉइंट इसका देखिए कि इट इज़ ए रिवर्जिबल प्रोसेस। रिवर्जिबल कहने का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है, यानी कि जिसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जबकि यह जो है आपके पास लायोफोबिक कोलॉइड्स जो है इट इज एन इरिवर्जिबल प्रोसेस, यानी कि इसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है इट कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय सेकिंग और वार्मिंग द सब्सटेंस विद सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के साथ यानी डिस्पर्सन मीडियम के साथ या तो हल्का सा इसको जो है ना सेक कर दें, हिला दें, चाहे फिर हल्का सा गर्म कर दें तो यह बन जाएगा। लेकिन लायोफोबिक कोलॉइड्स के लिए अगर बात करते हैं तो देखिए इट कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली बाय जनरल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। जनरल मिक्स सीधे मिक्स कर दीजिए तो बन जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हल्का या तो सेकिंग करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसको वार्म करना पड़ेगा, गुनगुना बनाना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है इन दिज कोलॉइड्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, यानी लायोफिलिक कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स है वो माइक्रोस्कोप के द्वारा यानी कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, जबकि लायोफोबिक कोलॉइड्स जो है इन दिज कोलॉइड्स पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट इन दिज कोलॉइड्स द पार्टिकल्स हैव लिटिल चार्ज और नो चार्ज एट ऑल, यानी कि इस कोलॉइड में लायोफिलिक कोलॉइड में जो है ना पार्टिकल्स के पास या तो बहुत हल्का सा चार्ज रहेगा और नहीं तो बिल्कुल भी चार्ज नहीं रहेगा, नो चार्ज एट ऑल, बिल्कुल भी चार्ज नहीं रहेगा। इसका फिफ्थ पॉइंट देखते हैं लायोफोबिक का। इन दिज कोलॉइड्स द पार्टिकल्स कैरी अ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, लायोफोबिक कोलॉइड में जो पार्टिकल्स जो होता है ठीक है ना उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा। सिक्स्थ पॉइंट देखिए दे हैव विस्कोसिटी मच हायर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम की तुलना में इस कोलॉइड का जो है विस्कोसिटी, इसकी जो श्यानता है, उसकी जो चिपचिपापन है वह ज़्यादा होता है। लेकिन इसका लायोफोबिक के लिए बात करते हैं, दे हैव विस्कोसिटी नियरली सेम एज दैट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी डिस्पर्सन मीडियम के लगभग बराबर होता है इसकी विस्कोसिटी, इसकी चिपचिपापन, इसकी श्यानता, ठीक है ना। अब सातवां पॉइंट है कि फॉर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं तो मोस्टली ऑफ ऑर्गेनिक नेचर, ठीक है ना। इसका अगर जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो लायोफिलिक जो है वो ऑर्गेनिक नेचर का होता है, जबकि लायोफोबिक जो है वो इनऑर्गेनिक नेचर का होता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लायोफिलिक और लायोफोबिक किसके बेसिस पर, तो नेचर ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पर। उससे पहले क्या पढ़े, फिजिकल स्टेट, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के आधार पर, जिसमें हम सॉलिड सॉल, एरोसॉल, जेल, फोम, इमल्सन ये सब चीज़ पढ़े थे। अब जो तीसरा जो हमारा जो ना वह आधार है, तीसरा जो बेस है उसके आधार पर हम देखते हैं वह क्या है। तीसरा बेस द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज जो है सॉल्यूट जो है, विलेय जो है, उसके पार्ट मतलब कणों के प्रकार के आधार पर। तो कणों के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो कैसा कैसा होता है, ठीक है ना, एक लेयर का, दो लेयर का, अनेक लेयर का, एसोसिएटिव को। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज के जो है ना पार्टिकल्स के जो टाइप्स हैं, डिस्पर्स्ड फेज का मतलब क्या, सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो पार्टिकल का टाइप है उसके आधार पर मल्टी मॉलिक्यूलर, इसके बाद से मैक्रो मॉलिक्यूलर और एसोसिएटिव। देखिए मल्टी मॉलिक्यूलर, ठीक है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वह एक है या अनेक है। इसके अंदर मैक्रो मॉलिक्यूलर, जो मॉलिक्यूल है वो बड़ा है, दो चीज़ होता है, एक माइक्रो होता है, दूसरा होता है मैक्रो। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, यहाँ पर है मैक्रो, MACRO, तो इसका मतलब होता है बड़ा पार्टिकल, यानी मॉलिक्यूल का साइज जो है बड़ा है। इसके बाद तीसरा जो है एसोसिएटेड कोलॉइड्स, जिसको हम मिसेल्स के नाम से जानते हैं, जो सोप और डिटर्जेंट के जो है जब डिस्कशन करते हैं वहाँ पर ये टर्म आता है। अब देखिए कि पहला क्या है कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड किसको कहते हैं। देखिए ऑन डिजोल्यूशन, घुलाने पर, अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। तो देखिए घुलाने पर, ऑन डिजोल्यूशन मतलब घुलाने पर, एटम्स का बड़ी संख्या चाहे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की बड़ी संख्या, ठीक है ना, किसी पदार्थ के स्मॉलर मॉलिक्यूल की बड़ी संख्या, एग्रीगेट टुगेदर, एक साथ एग्रीगेट होता है, जमा होता है, टू फॉर्म स्पेसीज, पदार्थ बनाने के लिए, हैविंग साइज इन द कोलॉइडल रेंज, जिसका साइज जो होता है कोलॉइडल रेंज, जो 1 से 1000 नैनोमीटर है कोलॉइडल रेंज, उसके बीच में आता है, इस साइज का बनता है। द स्पेसीज दस
फॉर्म्ड, वह पदार्थ जो इस प्रकार बनता है आर कॉल्ड मल्टी मॉलिकुलर कॉलोइड्स। एग्जाम्पल के तौर पर गोल्ड सॉल, सल्फर सॉल। यानी कि यह क्या है, ऑन डिजोल्यूशन, घुलाने पर अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, किसी पदार्थ का स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की बड़ी संख्या, चाहे परमाणुओं की बड़ी संख्या, एग्रीगेट टुगेदर, एक साथ इकट्ठा होता है, जमा होता है, टू फॉर्म स्पेसीज, कुछ पदार्थ बनाने के लिए जिसका जो साइज है वो कोलोइडल रेंज का होता है। कोलोइडल रेंज क्या है, मतलब किस रेंज को कहते हैं, तो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के रेंज को हम कहते हैं कोलोइडल रेंज। इस प्रकार जो यहाँ पर जो स्पेसीज बना उसको कहते हैं मल्टी मॉलिकुलर कोलोइड, जैसे गोल्ड सॉल और सल्फर सॉल। अब देखिए यहाँ पर है गोल्ड सॉल, किसको कहते हैं, द सॉल विच मे कंटेन पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज हैविंग मेनी एटम्स ऑफ गोल्ड। यानी कि गोल्ड के बहुत सारे एटम से बना हुआ अलग अलग साइज का जो सॉल तैयार होता है उसको कहते हैं गोल्ड सॉल। सल्फर सॉल किसको कहते हैं, द सॉल विच कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कंटेनिंग थाउजेंड्स और मोर ऑफ S8, यानी S8 मतलब सल्फर। रूम टेम्परेचर पर सल्फर जो है S8 के रूप में पाया जाता है, तो इसलिए S8 सल्फर मॉलिक्यूल्स। यानी हम कह सकते हैं गोल्ड के एटम, गोल्ड बहुत सारे गोल्ड एटम के द्वारा जो सॉल का निर्माण होता है उसको गोल्ड सॉल कहते हैं। अब बहुत सारा जो है S8 मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, S8 का स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के एक जगह इकट्ठा होने से जो सॉल का निर्माण होता है उसको कहते हैं सल्फर सॉल। ठीक है ना। अब है नेक्स्ट कि मैक्रो मॉलिकुलर। पहला क्या था, मल्टी मॉलिकुलर, तो मल्टी मॉलिकुलर का एग्जांपल जो है ना गोल्ड सॉल और सल्फर सॉल हम लोग समझ लिए। अब हम लोग जो है ना पढ़ते हैं मैक्रो मॉलिकुलर, तो इस चीज़ को समझते हैं मैक्रो मॉलिकुलर। देखिए व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो मॉलिकुलर कोलोइड। तो देखिए मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब पहले बता दिए हैं कि बड़ा जो मॉलिक्यूल्स होता है बड़ा साइज का उसको कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इन सुइटेबल सॉल्वेंट जब भी कहेंगे तो डिस्पर्सन सुइटेबल डिस्पर्सन मीडियम में मैक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म सॉल्यूशंस, वो सॉल्यूशन बनाता है यानी कोलोइड्स बनाता है। इन विच, जिसमें साइज ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स मे बी इन कोलोइडल रेंज, जिसमें क्या है कि कोलोइडल ये जो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स का साइज जो है कोलोइडल रेंज में आता है। सच कोलोइड्स आर नोन एज मैक्रो मॉलिकुलर कोलोइड्स, इसको मैक्रो मॉलिकुलर कोलोइड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन एंड एंजाइम्स, ये सब जो है मैक्रो मॉलिकुलर जो है कोलोइड्स के अंतर्गत आता है। अब है थर्ड टाइप का जो है टाइप्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ये डिस्पर्स्ड फेज, उसके आधार पर 3 चीज़ था। एक क्या था, पहला था मल्टी मॉलिकुलर कोलोइड्स, दूसरा क्या था मैक्रो मॉलिकुलर, और तीसरा है एसोसिएटेड कोलोइड्स। इसके बारे में देखते हैं। देखिए एट हाई कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता पर, सम सब्सटेंसेज, वे सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकता है, वैद्युत अपघट्य, सम सब्सटेंसेज कुछ पदार्थ एग्जिबिट यानी प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं कोलोइडल बिहेवियर, कोलाइडी व्यवहार को, यह जो है ना कोलाइडी स्वभाव को, कोलाइडी व्यवहार को यह शो करता है, दिखाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स यानी एग्रीगेट्स का मतलब क्या, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स चाहे बहुत सारे सब्सटेंस एक जगह इकट्ठा होकर के एक बड़ा सब्सटेंस का निर्माण करते हैं तो उसको कहते हैं एग्रीगेट्स। दिस एग्रीगेटेड पार्टिकल इज नोन एज एसोसिएटेड कोलोइड्स और मिसेल्स। एग्जाम्पल के तौर पर सोप डिटर्जेंट etc। सोप डिटर्जेंट जो है वह एसोसिएटेड कोलोइड की तरह काम करता है क्योंकि इसी में वह फेन बनता है और जिस तरह से डर्ट पार्टिकल्स जो है वह जो मैल जो है निकालता है, इसको कहते हैं हम लोग मिसेल। तो फिर जब हम सोप डिटर्जेंट को डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में तो फिर वहाँ पर ये टर्म आएगा। तो इस तरह से हमने जो है ना अलग अलग बेसिस पर कोलोइड के क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लिया। अब जो है हमारे पास है अब क्राफ्ट टेम्परेचर। तो देखिए कि व्हाट डू यू मीन बाय क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर किसको कहते हैं, तो देखिए द पार्टिकुलर टेम्परेचर, वह खास ताप, वह खास टेम्परेचर एबव विच, जिसके ऊपर द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स टेक्स प्लेस। मिसेल यानी एसोसिएटेड कोलोइड का फॉर्मेशन जिस ताप के ऊपर, जिस टेम्परेचर के ऊपर एसोसिएटेड कोलोइड का जो है ना फॉर्मेशन होता है वह टेम्परेचर क्या कहलाता है, क्राफ्ट टेम्परेचर। इसको टीके से सूचित करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, CMC। क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन किसको कहते हैं, तो देखिए कि द पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, वो था पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर, यह पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, एक खास सांद्रता एबव हुई जिसके ऊपर द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल टेक्स प्लेस। मिसेल का फॉर्मेशन यानी कि एसोसिएटेड कोलोइड का, तो जिस सांद्रता के ऊपर, अगर मान लेते हैं कि हमारा है अगर 5 मोल पर लीटर का कंसंट्रेशन, लेकिन 5 मोल पर लीटर के ऊपर के कंसंट्रेशन पर जाकर के मिसेल का यानी कि एसोसिएटेड कोलोइड का फॉर्मेशन होता है, तो उस खास कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। अब देखते हैं सोप और डिटर्जेंट के लिए हमें कुछ चीज़ों को पढ़ना पड़ता है क्योंकि एसिड से जो है ना हमें प्राप्त होता है ये सोप डिटर्जेंट।
द पलम हायर फैटी एसिड उच्च वसा अम्ल, एस्टियरिक एसिड C17H35COOH, पामिटिक एसिड C17H35COOH, ओलेइक एसिड C17H33 C17H33COOH, यह ओलेइक एसिड है। अब सोप देखिए, सोप क्या सब है, तो सोडियम एस्टियरेट, अगर एस्टियरिक एसिड से बनेगा सोप तो उसको सोडियम एस्टियरेट कहते हैं, और जहाँ COOH था, H को हटा करके Na लगा दीजिए तो सोडियम एस्टियरेट हो जाएगा, अगर K लगा दीजिए तो पोटेशियम एस्टियरेट हो जाएगा। इसलिए देखिए सोडियम एस्टियरेट C17H35COONA, यह एक सोप है। पोटेशियम एस्टियरेट C17H35COOK, यह भी एक सोप है। सोडियम पामिटेट, पामिटिक एसिड में जो COOH का H है उसके जगह पर आप सोडियम लगा दीजिए तो वह सोडियम पामिटेट हो जाएगा, पोटेशियम लगा दीजिए तो पोटेशियम पामिटेट हो जाएगा। अब है सोडियम ओलिएट, तो ओलिक एसिड है यहाँ पर C17H33COOH, COOH का जो H है उसके जगह पर अगर सोडियम लगा देते हैं, Na लगा देते हैं तो उसको सोडियम एसीटेट कहते हैं, ओलिएट कहते हैं, सोडियम ओलिएट, और के लगा देते थे उसको कहते हैं पोटेशियम ओलिएट। तो ये था सोप। अब है कि सोडियम एस्टियरेट का एक जो है, सोडियम एस्टियरेट का यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सोडियम एस्टियरेट क्या है, एस्टियरेट STEARATE, ये है सोडियम एस्टियरेट, ठीक है ना। यहाँ पर एस्टारेट लिखा हुआ है, उसको सुधार लीजिएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला था C17H35COONA हो गया। इसको अगर स्ट्रक्चर बनाते तो देखिए कितना बड़ा स्ट्रक्चर, CH3 CH2 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 इस तरह से यहाँ तक आया है CH2 CH2, और फाइनल जो है यहाँ पर COONA, यही देखिए ये बॉन्ड इस तरह से बनते आया है, इस तरह से ऐसे यहाँ तक, ठीक है ना। तो यह जो है स्ट्रक्चर है किसका, C17H35COONA, सोडियम एस्टियरेट का। उस चीज़ को अगर दिखाते हैं बॉन्ड लेन स्ट्रक्चर में CH3 CH2, ये जो CH3 CH2 CH2 ये सब है, तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पर CH3 है, यह CH2 है, यह भी CH2 है, यह भी CH2, यह CH2, यह CH2, यहाँ पर यह भी CH2, यह CH2, इस तरह से देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वह वही स्ट्रक्चर है। जितना देखिए जो टर्मिनल है, ये जो टर्मिनल हुआ वो समय वहाँ पर CH3 है, जितना भी कॉर्नर है यहाँ पर CH2 है। इस तरह से आप जो है ना इसको गिनती कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास क्या है, तो लास्ट में हमारे पास जो बच गया है वो COONA है, ठीक है ना। तो इसको देखिए, इस सब को जो कहते हैं, ये जो इधर से इधर ये जो हुआ इसको कहते हैं टेल पार्ट, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसलिए कोवेलेंट पार्ट कहते हैं। और यह हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, जल विरागी, यह वाटर से, ये पार्ट जो है वाटर से दूर भागता है। जबकि ये जो पार्ट है COONA वाला, यह हेड पार्ट है और यह आयनिक पार्ट है, और आयंस जो है वाटर के कांटेक्ट में जाना चाहता है, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक पार्ट यानी कि वाटर के कांटेक्ट में जाने वाला हाइड्रोफिलिक, और वाटर से दूर भागने वाला हाइड्रोफोबिक। तो देखिए इसलिए लिखा गया यहाँ पर हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग जलरागी, हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हेटिंग जल विरागी। अब देखते हैं सोप मॉलिक्यूल्स आर सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज, सोप मॉलिक्यूल्स को हम कैसे दिखाते हैं, इस तरह से हेड और टेल था ना, COONA था यहाँ पर और कोवेलेंट पार्ट था इधर, तो इसलिए ये सब जो है क्या है, इस तरह से अगर हम दिखाते हैं तो सोप मॉलिक्यूल्स को इस लिहाज से इस तरह से हम दिखा सकते हैं। तो अब देखिए यही चीज़ लिखा गया कि सिम्बॉलिकली हम सोप मॉलिक्यूल को कैसे दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए सोप मॉलिक्यूल्स, यह जो इसमें जो आपको दिख रहा है, नीचे देखिए वाटर है, नीचे क्या है, वाटर है, ऊपर से जो ये पूछी वाला जो है ये सब जो दिख रहा है उसको एस्टियरेट आयन कहते हैं, यानी कि सोप डिटर्जेंट के वो आयन्स हैं, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए द अरेंजमेंट ऑफ एस्टियरेट आयंस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सोप के लो कंसंट्रेशन में एस्टियरेट आयंस यानी सोप मॉलिक्यूल्स जो है वो इस तरह से अरेंज्ड है, इस तरह से व्यवस्थित है। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया कि अरेंजमेंट ऑफ एस्टियरेट आयन की हम जब बात करेंगे तो C17H35COO माइनस Na को हटा देंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा एस्टियरेट आयन यानी सोप मॉलिक्यूल्स, ठीक। यहाँ पर देखिए यही बहुत सारा सोप मॉलिक्यूल, देखिए यहाँ पर ऑयली डर्ट है, बीच में लिखा हुआ है OILY, ऑयली डर्ट यानी कि तेलीय मैल, और उसके चारों तरफ जो है तेलीय मैल के चारों तरफ तेलीय मैल है यहाँ पर इस तरह से समझिए। और सोप मॉलिक्यूल्स जो है वो किस तरह से बताया गया है, सोप मॉलिक्यूल्स को इस तरह से, यह हेड पार्ट है जो वाटर के कॉन्टेक्ट में जाना चाहता है, यह टेल पार्ट है जो वाटर से दूर भागना चाहता है। तो अब जरा सा इस चीज़ को हम समझते हैं, अब इस चीज़ को हम समझते हैं इस तरह से। जैसे देखिए कि यहाँ पर ये तो एग्रीगेट हो गया,
ठीक है, मतलब एक मिसेल का फॉर्मेशन हो। यहाँ पर ये सोप मॉलिक्यूल्स है। सोप मॉलिक्यूल्स का जो ये पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर से दूर भागना चाहता है। तो ये क्या करता है, मैल के अंदर जो धंसता है और इसका जो मुंह है यानी हेड पार्ट है वह मैल के ऊपर आना चाहता है। वह इस तरह से मैल के ऊपर आना चाहता है, वो मैल के ऊपर आना चाहता है हेड पार्ट, लेकिन टेल पार्ट जो है वह इसमें धंसता है मैल में। क्यों? मैल कैसा है, ऑयली है। ऑयली है तो इस ऑयल के अंदर जो है वो तो तेल, ये तो पानी तो जाएगा नहीं, तो पानी कहाँ पर रहेगा, इस ऑयल के ऊपरी सतह पर रहेगा। तो ऊपरी सतह पर जो है वह सोप मॉलिक्यूल का हेड पार्ट जो है ऊपरी सतह पर आ जाता है, और टेल पार्ट जो है वह कहाँ पर चला जाता है, वो इस मैल में धंस जाता है। और इस तरह से एक स्फेरिकल एग्रीगेट का निर्माण होता है, एक गोलीय संरचना का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मिसेल या एसोसिएटेड कोलॉइड। यही है मिसेल या एसोसिएटेड कोलॉइड। यही चीज़ लिखा गया यहाँ पर कि अरेंजमेंट ऑफ स्टीयरेट आयंस इनसाइड द बल्क, बल्क का मतलब झुंड, ऑफ वाटर, जिसको हम आयनिक मिसेल कहते हैं, एट क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन सीएमसी ऑफ सोप। सोप के सीएमसी पर, सीएमसी क्या है, पीछे क्राफ्ट टेम्परेचर और सीएमसी बढ़ चुके हैं। तो ऑयली डर्ट के अंदर जो है वह सोप का टेल पार्ट जो है ना इंटर कर जाता है, उसका हेड पार्ट जो है ना ऑयली डर्ट के ऊपर आ जाता है, और इस तरह से जो है ना स्फेरिकल एग्रीगेट का एक गोलीय संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम मिसेल के नाम से जानते हैं। अब है कि देखिए, राइट दी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड के प्रिपरेशन का मेथड क्या क्या सब है। देखिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स आर एज फॉलोज, निम्नलिखित है। पहला क्या है, केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। पहला रिएक्शन देखिए AS2O3, जिसको हम आर्सेनिक ऑक्साइड कहते हैं, H2S के साथ रिएक्शन करता है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और यहाँ पर देखिए AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट का निर्माण होता है। सेकंड है SO2, H2S के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर 3S और 2H2O, 3S जो है ये सल्फर सॉल्ट है। तीसरा है देखिए FeCl3 और 3H2O, हाइड्रोलिसिस होता है, जल अपघटन, तो यहाँ पर बनता है FeOH3, यह एक सॉल्ट का निर्माण हो गया यहाँ पर, और 3HCl बाई प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो इसमें सॉल्ट कौन हो गया, FeOH3, ये हो गया सॉल्ट। इसके बाद से जो ना हम देखें तो फोर्थ जो क्या है, AuCl3 + 3HCHO, HCHO क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, 3H2O, यहाँ पर रिडक्शन होता है, तो यहाँ पर देखिए 2Au + 3HCOOH HCl, यहाँ पर जो Au है इसी को कहते हैं गोल्ड सॉल, जो गोल्ड सॉल मैक्रोमोलिकुलर जो कोलॉइड था, ये गोल्ड सॉल। तो इस तरह से यह केमिकल मेथड से, यानी केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो बनेगा उसको कहते हैं हम लोग क्या, तो केमिकल मेथड से बनने वाला सॉल। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, उसका क्या है, तो इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, चाहे ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ब्रेडिक्स आर्क मेथड का मतलब, आर्क का मतलब क्या, जैसे आप देखते होंगे जहाँ पर वेल्डिंग किया जाता है वहाँ पर जैसे ही लोहा में सटाया जाता है तो वहाँ पर स्पार्क करता है, वही आर्क हो गया, यानी हाई टेम्परेचर की बात होगी। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा हुआ है, ये सब चीज़ 2 मार्क्स में पूछता है आपको बोर्ड के एग्जाम में। तो इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिक नाम के साइंटिस्ट ने किया था, तो इसको कहते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो कोलॉइडल सॉल ऑफ मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ETC कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, यानी कि किसके, तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इस मेटल के जो कोलॉइडल सॉल्ट तैयार किए जाते हैं वो इस मेथड से। इन दिस मेथड इलेक्ट्रिक आर्क, यानी कि विद्युतीय स्पार्क जिसको कहते हैं, इज, देखिए, इज स्ट्रक बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ मेटल इमर्ज्ड इन द डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम में, डिस्पर्सन मीडियम मतलब जो क्या हो गया, परिक्षेपण माध्यम जिसको विलायक कहते हैं। विलायक में जो डुबाया हुआ है इलेक्ट्रोड, उसमें हम जैसे ही इलेक्ट्रिक स्ट्रक, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को जैसे सटाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक आर्क एज यानी इलेक्ट्रिक स्पार्क को स्ट्रक किया जाता है, ठीक है ना, सटाया जाता है किसके बीच में, तो इलेक्ट्रोड, मेटल के इलेक्ट्रोड जो इमर्ज्ड है, डुबाया हुआ है, कहाँ, इन डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम में जो इलेक्ट्रोड डुबाया गया है उससे हम सटाते हैं किसको, इलेक्ट्रिक स्ट्रक को। द इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड, तो इसमें एकदम तीव्र हीट जो है, तीव्र उष्मा जो है उत्पन्न होती है, एंड वेपराइजेज द मेटल, और वो जो इलेक्ट्रोड था, मेटल का इलेक्ट्रोड था, उसको वेपराइज कर देता है, वाष्पित कर देता है, व्हिच देन कंडेंस्ड, फिर उसे जब संघनित किया जाता है उस मेटल को, टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल साइज। तो वो जो मेटल जो वाष्पित हुआ है, चूँकि यहाँ पर इतना ज़्यादा हीट जो है ना उत्पन्न होता है कि पहले तो वो मेटल गलता है, फिर वाष्पित हो जाता है, फिर उस वाष्पित मेटल को जब कंडेंस किया जाता है, संघनित किया जाता है, तो हमें कोलॉइडल रेंज का सॉल्व प्राप्त हो जाता है। इसके बाद सब तीसरा मेथड जो है, तो पहला मेथड कोलॉइडल का क्या था, केमिकल मेथड कोलॉइड बनाने का, दूसरा मेथड इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, तीसरा मेथड है पेप्टाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा हुआ है कितना बार, पेप्टाइजेशन। तो देखिए, द प्रोसेस इन विच, वह प्रक्रिया जिसमें अ प्रेसिपिटेट इज कन्वर्टेड इनटू कोलॉइडल सॉल, एक अवक्षेप जो है कोलॉइडल सॉल में, यानी कि कोलॉइड्स में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। कैसे, बाय सेकिंग इट, इसको हिला करके, इसको सेक करके, किसके साथ सेक करके,
तो विद डिस्पर्सन मीडियम के साथ इसको जो है ना सेक करके बनाया जाता है, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्य, जैसे NaCl वैद्युत अपघट्य हो गया, KCl वैद्युत अपघट्य हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में डिस्पर्सन मीडियम के साथ प्रेसिपिटेट को सेक करके जो बनाया जाता है कोलॉइडल जो है ना कोलॉइड्स बनाया जाता है, इस प्रोसेस का नाम है पेप्टाइजेशन। तो इस तरह से ये 3 मेथड था कोलॉइड के प्रिपरेशन का। तो कोलॉइड के प्रिपरेशन का कुछ मेथड्स का नाम पूछेगा। पहला केमिकल मेथड जिसमें केमिकल रिएक्शन द्वारा बनता है, दूसरा इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, तीसरा पेप्टाइजेशन। ये चीज़ हो गया। अब इसमें देखिए ब्रेडिक्स आर्क मेथड जो है इसको अलग से यहाँ पर बताया गया है। देखिए ब्रेडिक्स आर्क मेथड में क्या क्या चीज़ें हैं इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो देखिए द मेथड इन विच, वह विधि जिसमें इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ मेटल इमर्ज्ड इन द डिस्पर्सन मीडियम। यहाँ पर देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं, यह देखिए यहाँ पर ये जो रेड कलर से जो है यही है मेटल का, ये जो रेड कलर से जो दिखाया गया है यही है मेटल का इलेक्ट्रोड, जिसको किस में डुबाया गया है, डिस्पर्सन मीडियम में। इसमें आप देख सकते हैं कि जो डिस्पर्सन मीडियम यहाँ से दिख रहा है, ये जो डिस्पर्सन मीडियम है यह लिक्विड जैसा, यह जो इसमें लिक्विड जैसा है यही क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है। और इसमें इस तरह से मेटल को जो है सो डुबाया गया, इमर्ज किया गया है। और इसके साथ इलेक्ट्रिक स्ट्रक को जो है ना इससे जैसे सटाया जाता है वहाँ पर इंटेंस हीट उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस दिखाया गया है, प्लस और माइनस दिखाया गया है, यही इलेक्ट्रिक स्ट्रक है, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा गया है कि द मेथड, वह विधि जिसमें इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक, इलेक्ट्रिक आर्क को जो है स्ट्रक किया गया है बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ द मेटल इमर्ज्ड इन द डिस्पर्सन मीडियम, रिजल्टली इंटेंस हीट इज प्रोड्यूस्ड। जैसे इसके साथ सटाते हैं इसको, वैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है। दिस हीट वेपोराइजेज द मेटल, इस मेटल को क्या करता है, वेपोराइज कर देता है, वाष्पित कर देता है, ठीक है। एंड देन कंडेंस्ड, और उसके बाद से जो वेपर बना है उसको कंडेंस कर दिया जाता है, संघनित किया जाता है टू फॉर्म पार्टिकल ऑफ कोलॉइडल साइज का पार्टिकल्स बनाने के लिए। दिस मेथड इज कॉल्ड ब्रेडिक्स आर्क मेथड, और इसी को क्या कहते हैं, ब्रेडिक्स आर्क मेथड कहते हैं। कंडेंस्ड कैसे किया जाएगा, इसलिए आइस बाथ रखा गया यहाँ पर। आइस बाथ का मतलब क्या है, ये बहुत ही ठंडा ये जगह होता है, ठीक है ना, जिसमें बहुत आइस रखा गया है, चाहे फिर उस आइस के लेवल का जो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर, उससे रखा गया है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे ब्रेडिक्स आर्क मेथड के बारे में।